आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं इसकी सजेशन हमें दी है हमारे साइलेंट सब्सक्राइबर ने, और वीडियो क्योंकि थोड़ी लंबी है इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट्स में देखेंगे। और टाइटल क्या है बताएगा मौसम। टाइटल है ये 1 घंटा आपकी जिंदगी बदल देगा, डॉक्टर राधा कृष्णा पिल्लाई पॉडकास्ट दी रणवीर शो। मौसम को इतनी जल्दी थी बोलने की कि मौसम है ना जल्दी से बता दूं कि क्या भाई इसका टाइटल एनीवे गाइस देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। क्योंकि लीडरशिप विदाउट ट्रेनिंग इज वेरी डेंजरस। देखो अगर डायरेक्टली अगर कैप्टन ऑफ ए टीम बन जाए विदाउट नोइंग हाउ टू बैट, कभी आपने बैट पकड़ा ही नहीं और अब डायरेक्टली आपको कैप्टन बना दे तो आप खुद ही अच्छा कैप्टन नहीं बन पाओगे और जो एग्जिस्टिंग टीम है उसको भी आप नाराज कर दोगे। देखो किताब पढ़ना जैसे आप ऑलरेडी कर रहे हो इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट, बट यू कैन नॉट डिस्कस विद द किताब ना। सो देयर इज अ सेइंग दैट्स ऑल गुड टू रीड बुक्स बट यू नीड टू हैव अ गुरु विद हुम यू कैन डिस्कस द नॉलेज आल्सो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कोई भी विद्या हो, जैसे योगा है या फिर स्विमिंग है फॉर दैट मैटर, अगर आप तैरना जानते हो कितना भी किताब पढ़ लो आपको तैरने वाले पानी में तो उतरना पड़ेगा। दैट टाइम यू रिक्वायर्स अ रियल गाइड। डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई सर, थैंक यू। आप फिर से रणवीर शो पर हमारे एक्चुअली पहले गेस्ट थे हिंदी पॉडकास्ट के। पहले गेस्ट तो हूँ लेकिन ये पहला शो तो नहीं है। हाँ, ये मेरे ख्याल से 7वां शो है जो हम कर रहे हैं साथ जी में। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कहते हैं ना कि कभी कभी अपने ही घर में अपना ही प्रोग्राम करने में अलग ही मजा आता है। हाँ सर। तो मैं कहूंगा कि पहला हिंदी शो तो है लेकिन जो भी हमने इंग्लिश किया है वो भी आप देखिएगा, लेकिन हिंदी का जो मजा है वो तो हिंदी का ही मजा है। डेफिनेटली सर। सर जब भी मैं आपसे बात करता हूँ, मतलब अगर मान लो ये पॉडकास्ट के ऊपर कॉन्वर्सेशन है या कैजुअल कॉन्वर्सेशन में भी, मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ क्योंकि आप राइटर हो और मैंने ये देखा है कि जो मेरे सबसे बेस्ट पॉडकास्टिंग गेस्ट रहते हैं वो हमेशा राइटर्स ही होते हैं। जी बिल्कुल। लेखक से लेके श्रोता तक। उसका मतलब क्या है? श्रोता का मतलब होता है जो सुनना चाहता है। ओके। लेखक वो होता है जिसका लिखा या फिर जो लिखते हैं वो पढ़ते हैं। सो आजकल क्या हो गया कि रीडरशिप एंड व्यूअरशिप ये 2 अलग अलग कैटेगरीज में माना जाता है। तो भगवान की कृपा से मैं तो शिक्षक हूँ। तो शिक्षकों का काम यही होता है कि ऐसे बोलो कि जो लोग सुने, श्रोता, और ऐसे लिखो कि लोग पढ़ें, और ऐसे सिखाओ कि लोग सीखें। डेफिनेटली सर। एक्चुअली मैंने आपकी इंट्रोडक्शन अच्छे से करी नहीं तो मैं फिर से करूंगा। राधाकृष्णन पिल्लई सर ने 17 किताबें लिखी है, चाणक्य टॉपिक को ब्रेक डाउन करके आई थिंक एक्चुअली 20 लिखी है और 17 रिलीज हुई है। अभी और 3 अगले साल शायद रिलीज होंगी। जी जी सर, पहले तो आप चाणक्य के बारे में कुछ समझा सकते हो कि वो कौन थे, वो इतने ग्रेट क्यों माने जाते हैं, और वही एक टॉपिक को लेकर आपने इतने सारे किताबें क्यों लिखी? देखो कभी कभी ऐसे भगवान की कृपा हो जाती है कि आप कोई भी एक फील्ड या क्षेत्र में रिसर्च कर लो, उसमें अगर थोड़ा शोध कर लो तो आपको उसकी बारीकियां समझ में आने लगती हैं। सो एज यू गेट सटल एंड सटल, एज यू गेट डीपर एंड डीपर। तो चाणक्य के बारे में अगर कहें तो वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, वो काल्पनिक व्यक्ति नहीं थे। ही वॉज नॉट एन इमेजिनरी कैरेक्टर, ही इज अ रियल हिस्टोरिकल कैरेक्टर जो 2400 साल के आसपास पहले मगध ऐसे एक राज्य में एक शिक्षक थे वो, जो आज बिहार है। बिल्कुल। ओके। और उस जमाने में उसकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, जो आज के तारीख में हम उसे पटना कहते हैं। तो 2400 साल पहले ऐसा एक व्यक्ति हुआ था जिन्होंने भारत का पूरा इतिहास ही बदल दिया, जिसे हम कहते हैं सोने की चिड़िया। मतलब उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया। बिल्कुल। तो उनके पहले भारत सोने की चिड़िया नहीं थी? थी पर लेकिन होता क्या है कि हम अगर कहें कि गोल्डन एरास, देयर आर मेनी गोल्डन एरास, तो ऐसा नहीं है कि देयर इज ओनली वन गोल्डन एरा। लेकिन वो जो हम आज जिस सोने की चिड़िया की बात करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे विदेशी लोग आए, हमारे साथ व्यापार किया, फिर लूटने के लिए भी आए, जिसके वजह से हम धनवान माने जाते थे। चाणक्य के पहले भी हमारे पास धन था, वी वेर अ रिच कंट्री, बट उस जमाने में इतना ग्लोबल ट्रेडिंग नहीं था। लेकिन चाणक्य का जो इतिहास आप देखें तो उसमें ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। जैसे अलेक्जेंडर, जिसे हम कहते हैं सिकंदर,
सिकंदर भारत के ओर आया था, और तब बहुत सारा जो ट्रेड है, व्यापार है, अलग अलग देशों से हुआ करता था। उसके पहले का जो इतिहास हम देखोगे, महाभारत बोलो, रामायण बोलो, तो वहां पे वो जो दुनिया का नक्शा था, जो वर्ल्ड मैप वाज़न्ट दैट बिग। तो आज हम लोग अगर जाके देखें कि ये जो भारत जो हम कहते हैं, जिसका वर्ल्ड वाइड एक ग्लोबल इम्पैक्ट है, वो डेफिनेटली सोने की चिड़िया हम जो कहते हैं, वो चाणक्य के जनरेशन से शुरू हुई और हमारे जनरेशन तक चली रही है। और इन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा, अर्थशास्त्र अगर हम बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके, तो अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं कि हाउ डू यू कीप दिस होल इकोनॉमी गोइंग एंड कीपिंग इट रिच। भारत एक ऐसा श्रीमंत देश रहा है कि उस जमाने से लेके आज तक वी टॉक अबाउट द ट्रेड एंड द कल्चर ऑफ इंडिया इन अ बिग वे, तो उसमें चाणक्य का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। वो एक शिक्षक थे जिन्होंने तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उन्होंने पढ़ा, वहाँ पे सिखाया। अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति, ये 2 किताबें उन्होंने लिखी। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी काम उन्होंने किया है कि उनके जो थियोरीज थे या वो सिद्धांत थे, उन्होंने अपने जीवन में केवल किताबों में नहीं रखा, बल्कि अपने जीवन में उतारा। और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक अच्छे राजा को बनाया, भारत को एक बहुत बड़ा पावरफुल नेशन बनाया, एक राष्ट्र बनाया। सो अगर मैं 2 बात कहूँ तो थियोरी टू प्रैक्टिस केवल। ये चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की स्टोरी क्या है? ऐसा कहते हैं कि चाणक्य जब भारत का निर्माण करने निकला था, तो उन्होंने सोचा कि एक नए युवा पीढ़ी का लीडर चाहिए। जैसे यू आर ए यूथ लीडर, यू आर एन यूथ आइकॉन। तो उन्होंने ये देखा कि उस जमाने की जो व्यवस्था थी, व्यवस्थापन या मैनेजमेंट वाज वेरी ओल्ड, और वहाँ पे क्या थी कि लोग आपस में झगड़ा करते थे एक दूसरे के साथ। एंड जैसे 16 रीजनल किंगडम्स वे देयर हु आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, आपस में झगड़ा करते रहते हैं। और होता क्या कि बाहर का जो दुश्मन है या जो आक्रामक है, अलेक्जेंडर जो है, उस जमाने में अलेक्जेंडर हुए, बिल्कुल उसी के कंटेम्पररी थे। उन्होंने अलेक्जेंडर को पराजित भी किया, चाणक्य ने। तो उनकी जो नीति है, स्ट्रैटेजी है, उसके द्वारा उन्होंने पराजित भी किया। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर मुझे एक नया लीडरशिप या फिर एक नया नेता की जरूरत है, तो मैं क्यों ना यंग जनरेशन को ट्रेन करूं। तो उन्होंने कहते हैं कि बहुत खोजा, क्योंकि कैच दम यंग ऐसा एक फॉर्मूला कहते हैं कि आप मार्केटिंग के फील्ड में भी देखो कि अगर कोई प्रोडक्ट अगर हम 50 या 60 साल के व्यक्ति को बेचे, तो उसका जो लाइफ साइकिल होता है, इट्स हार्डली लिमिटेड टू नेक्स्ट 10-20 ईयर्स। मतलब वो प्रोडक्ट आप सिर्फ 10-20 साल के लिए बेच सकते हो, लेकिन rather than that आप युवा पीढ़ी को टारगेट। बिल्कुल। जैसे आप भी ये समझ सकते हैं कि कैच दम यंग, तो होता क्या है कि अगर हम किसी यूथ को ट्रेन करें, सो यू हैव एटलीस्ट 30-40 ईयर्स मोर। सो उसने देखा कि क्यों ना हमको एक अच्छे युवक को ढूंढे, और ऐसा कहते हैं कि वो काफ़ी ऑर्डिनरी और एक मामूली परिवार से था। यहाँ भी कहते हैं कि वो गरीब था। तो वो जब ढूंढ रहे थे, तो गांव में एक लड़का देखा जो खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ पे एक राजा का एक्टिंग कर रहा था और न्याय दे रहा था, लाइक ए कोर्ट सीन, गिविंग जस्टिस। तो चाणक्य ने देखा और काफ़ी इंप्रेस हुआ। बोले कि अरे वाह, इसमें वो नेतृत्व का गुण है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, लेकिन उसको नेतृत्व क्या है या लीडरशिप क्या है पता नहीं है, क्योंकि गांव का लड़का है, जैसे हम कहते हैं कुएं का मेंढक, उसको तो पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रही है। तो कहते हैं कि उसके माँ से जाके बातचीत की उसने, सिंह तुम्हारे बेटे को सम्राट बनाऊंगा। तो माँ तो कहती है, डर गई थी कि मेरा बेटा कौन आया, कोई ब्राह्मण है, कोई लेके जाएगा। लेकिन माँ को थोड़ा सा विश्वास भी था कि ये कोई गलत नहीं करेगा, तो उसे लेके गए। कहते हैं ट्रेनिंग दिया, उनको पूरा डेवलप किया, क्योंकि लीडरशिप विदाउट ट्रेनिंग इज वेरी डेंजरस। देखो, अगर डायरेक्टली अगर कैप्टन ऑफ ए टीम बन जाए विदाउट नोइंग हाउ टू बैट, कभी आपने बैट पकड़ा ही नहीं और आप डायरेक्टली आपको कैप्टन बना दे, तो आप खुद ही अच्छा कैप्टन नहीं बन पाओगे, और जो एग्जिस्टिंग टीम है उसको भी आप नाराज कर दोगे। सो देर इज वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड जिसको हम कहते हैं कि द ट्रेनिंग ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सो 2 चीज है, एक होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लीडर। चंद्रगुप्त में उसने वो गुण देखी, सीड फॉर्म जिसे हम कहते हैं, बीज है उसमें, बट द सीड इज नॉट द ट्री। तो वो ट्रेनिंग जो है, सो सिलेक्शन एंड देन ट्रेनिंग, उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य ने परफॉर्म किया और चाणक्य ने जो गाइड किया, वही है भारत का रियल फर्स्ट स्टोरी ऑफ क्रिएटिंग लीडर्स। ये चंद्रगुप्त मौर्य की ट्रेनिंग नालंदा तक्षशिला में हुई थी? नहीं, चाणक्य वैसे अपने पाटलिपुत्र के थे और उनकी खुद की ट्रेनिंग तक्षशिला में थी। ओके। तो वो जब गए थे एज ए स्टूडेंट, तो तक्षशिला में उनकी ट्रेनिंग हुई। जब वापस आए तो चंद्रगुप्ता का ट्रेनिंग जो था कंप्लीटली मगध में ही था, पाटलिपुत्र में ही था। सर, ये नालंदा तक्षशिला की बातें ज्यादा नहीं होती हैं आजकल, पर आप थोड़ा हमारी ऑडियंस को समझा सकते हैं कि नालंदा तक्षशिला का सिग्निफिकेंस क्या है? सो
हमारे यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे जहाँ पे विदेशों से बच्चे सीखने आते थे। जैसे आज अगर हम जाए तो अमेरिका की बात करें, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, आईवी लीग स्कूल्स, तो उस जमाने पूरे दुनिया हमारे पास आती थी। तो केवल नालंदा तक्षशिला में बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटीज थे, उसमें ये विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला। अब आप देखोगे कि शिक्षा की पद्धति क्या थी, व्हाट वाज द काइंड ऑफ ए मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग। तो क्या कहते थे कि वहाँ पे दे वर एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। तो जैसे चाणक्य जो थे वो राजनीति के एक्सपर्ट थे। फिर आप समझो कि कोई केमिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं रसायन शास्त्र, या फिर धातु विद्या, मेटलर्जी, उनके अलग अलग एक्सपर्ट थे। उस जमाने के जो जरूरी सब्जेक्ट्स थे वो वहां सिखाए जाते थे। बिल्कुल। तो वो सीखने के लिए लोग अलग अलग जगह से आते थे। जैसे धनुर्विद्या है, उस जमाने में तो आजकल के जैसे मिसाइल्स नहीं हुआ करते, तो जैसे बाण और अलग अलग टाइप के जो वेपन्स थे वो सीखने के लिए। तो नालंदा तक्षशिला वेर एक्चुअली द सीट ऑफ नॉलेज, वेर वेरियस टीचर्स यूज्ड टू कम एंड टीच। और वहाँ पे जैसे आज मॉडर्न डे यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते थे, अध्ययन करते थे, उसको सिखाते थे, शोध करते थे, एंड दे वर द बेंचमार्क्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये है कि नालंदा मेरे ख्याल से बिहार में था। जी बिल्कुल। और तक्षशिला आज के मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। बिल्कुल से, बिल्कुल से। विक्रमशिला से बहुत सारे थे, लेकिन आज हम देखते हैं तो दो यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं, वह नालंदा और तक्षशिला। So, जब भारत एक ही था तब, तो आज वो मॉडर्न डे पाकिस्तान में तक्षशिला है, तो नालंदा बिहार में है। तो फिर चंद्रगुप्ता का क्या हुआ? चंद्रगुप्ता को राजा बनाया, लेकिन चाणक्य ने एक बात और समझ ली कि राजा बनाने से भी काम पूरा नहीं होता, क्योंकि राजा को भी मार्गदर्शन लगता है। सो इवन द कैप्टन रिक्वायर्स अ कोच। तो उसी तरह राजा के साथ जब राजगुरु उसे मार्गदर्शन देखता है, तब एक अच्छा राष्ट्र बनता है, एक अच्छा राज्य बनता है। सो चाणक्य सेलेक्टेड हिम, trained him and continued to guide him after becoming a leader। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई कंपनी शुरू करो, स्टार्टअप वगैरह करो, तो लोगों को लगता है कि मैं स्टार्टअप इसलिए शुरुआत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ क्योंकि मुझे किसी को रिपोर्ट नहीं करना है। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू बॉस मी। याद रखिएगा कि आप भले किसी के अंडर ना काम करते हो, लेकिन भी लीडरशिप जो पोजीशन है, जो उसका जो रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आपको कोई ना कोई समस्या आएगी तो आप किसके पास जाओगे। तो भले चंद्रगुप्त मौर्य अपने सिंहासन पर बैठ गए, चाणक्य ने उसे बिठा दिया, लेकिन जब धर्म संकट आता है कि राजनीति में हम क्या करें या क्या ना करें, तो आप किसके पास जाओगे? आप मित्रों के पास जा सकते हो, लेकिन कभी कभी ऐसी समस्या होती है जो मित्रों को भी समझ में नहीं आता। समटाइम्स इट बिकम्स ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। सो तब आप क्या करते हो? राजगुरु के पास जाते हो। सो ऐसा कहता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गाइड भी किया कैसे अच्छा राजा होना है, और ये भी कहते हैं कि आखिर में कहा कि भैया अभी हो गया तुम्हारा टाइम, सबका टाइम आएगा लेकिन सबका टाइम जाएगा। तो ही ऑल्सो टोल्ड हिम इट्स इंपॉर्टेंट टू रिटायर। देखिए, जब कोई भी कैप्टन अच्छा खेलता हो तो वाइस कैप्टन को तैयार करो, बिकॉज द वाइस कैप्टन विल बिकम द कैप्टन एंड द कैप्टन हैज टू रिटायर ऑल्सो। ये पूरे जीवन में हम देखते हैं गुरु शिष्य परंपरा। एक गुरु है चाणक्य, एक शिष्य है चंद्रगुप्त। तो दोनों ने मिलकर जो एक मैजिक क्रिएट किया, वो आज भी हम बात करते हैं। और बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं उनके बारे में, उनकी ट्रेनिंग कैसे दी। मेरी किताब है, इसको कहते हैं कथा चाणक्य, उसमें लिखा हुआ है, बट द ट्रेनिंग एंड द गाइडेंस इज गिवन बाय चाणक्य। ये है दोनों का मेल। तो मतलब इस मिशन में चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हाथ था? मतलब ये मैं जानता हूँ कि वो राजा थे, बट उन्होंने अपना दिमाग कहाँ लगाया, उन्होंने किस तरह की ग्रोथ हासिल की, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था इस गेम में? सो दो चीज़ है उनकी। एक तो होता है खुद का जो क्वालिटीज हम बोलते हैं, जिनमें गुण होनी चाहिए लीडरशिप की। सो ही हैज टू टेक डिसीजंस। सो पहला बात जो चाणक्य का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो है कि गाइड करना, और चंद्रगुप्ता का कंट्रीब्यूशन करना कि सुनना और सुन के करना। देखिए, जब कोई एक आइडिया देता है, ओके, जैसे गुरु के पास एक आइडिया है, एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल है, ऐसा करो, वो सामने वाला केवल अंधा होके नहीं करना, उसे सोचना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं कि ये कीजिएगा, तो सिर्फ करना, फिर आपका दिमाग में कोई यूज करने की जरूरत नहीं है, दिमाग को यूज करने की जरूरत नहीं है। पर चंद्रगुप्ता आइडिया लेते थे, सोचते थे, और वो प्रैक्टिकली अप्लाई करते थे। उदाहरण के लिए, अगर टीचर ने आपको बताया, देखो भैया आज ये किताब पढ़ लेना, अब ये हो गया गुरु का काम, ये कर लेना। लेकिन शिष्य केवल पढ़ता नहीं, वो सोचता है कितना पेजेस है, कितना घंटा लगेगा, नोट्स बनाएगा। सो दैट प्लानिंग इज टू बी डन बाय द शिष्य। उसी तरह जब राजनीति चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाई, तो चाणक्य
चाणक्य ने सिखाई तो सही, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को यह भी सोचना है कि मैं प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करूं, क्योंकि जब आप राजनीति के क्षेत्र में हो तो लॉट ऑफ सिचुएशंस आर वेरी प्रैक्टिकली अनसीन, सडनली आ जाते हैं। क्योंकि राजा जब बैठता है अपने दरबार में, कोई भी आ सकता है राजा दरबार में, हो सकता है कि वो संत भी आ जाए, तो आप संत को कैसे स्वागत करते हो, बिठाते हो, और कोई क्रूर व्यक्ति भी आ जाए, तो एज ए से कि किंग हैज टू डील विद अ सेंट एंड अ सिनर, तो वो तो आपको जो विवेक है, विजडम है, वो तो लगेगा। सो द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इज टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, वो चंद्रगुप्ता में थी। दूसरी बात, वो गुरु का सुनते थे। बहुत समय ऐसे हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, उनको लगता है कि माँ पिताजी की जरूरत नहीं है। उसी तरह शिष्य जब बड़े हो जाते हैं, वो अपने गुरु को बहुत छोटा मानते हैं। ये अहंकार का लक्षण है। चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन में हम देखते हैं कि गुरु को मानते थे और गुरु भी उन्हें मानता था। दूसरा जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है चंद्रगुप्त का, ये रहा है कि उन्होंने केवल गुरु का सुना नहीं, अपना भी किया। जैसे कि अलेक्जेंडर या सिकंदर को पराजित करना, धनानंद को पराजित करना, अपनी एक व्यवस्था ठीक करना। सो इट्स एन आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ गाइडेंस एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। इसीलिए जब हम कहते हैं अकबर बिरबल की कहानी या फिर तेनालीरामन और कृष्णदेवराया, तो जोड़ी है। उसी तरह चाणक्य चंद्रगुप्ता की जो जोड़ी है, दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करके जो अपना मिशन है, लक्ष्य क्या था, भारत का निर्माण, वो साथ में किया। सो ए गुड टीचर, ए गुड स्टूडेंट, ए गुड किंग एंड ए गुड किंग मेकर, देयर कॉम्बिनेशन बिकेम ए सक्सेस। सर, लोग कहते हैं कि मतलब जो सबसे बढ़िया टीचर्स होते हैं इस दुनिया में, वो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। मतलब वो हमेशा सीखते ही रहते हैं। जी। टीचर बनने के बाद भी, शोहरत दौलत पाने के बाद भी वो सीखते रहते हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि चाणक्य ने वो जैसे जब मतलब मान लो चंद्रगुप्त मौर्य किंग बन गए, राजा बन गए, उसके बाद चाणक्य ने क्या सीखा? मतलब इनके राजा होने के बाद क्या नई कलाएं सीखी? सो कैसे है कि आज के मॉडर्न डे में अगर बात करें, आधुनिक युग में भी बात करें, टेक्नोलॉजी गेट्स अपडेटेड वेरी फास्ट। जैसे अगर आपने iPhone 12 आ रहा है, और आपको लगता है iPhone 10 आते ही यू हैव द लेटेस्ट मोबाइल, उनका नेक्स्ट iPhone 13 या 14 के ऊपर काम चल ही रहा है। सो व्हाट यू थिंक इज मॉडर्न इज ऑलरेडी आउटडेटेड। सो चाणक्य ने अपनी राजनीति की जो शिक्षा थी वो तो दे दिया, लेकिन वो बोलते कि देखिए ठीक है, लेकिन आगे की पीढ़ी क्या। सो यू शुड नॉट ओनली थिंक अबाउट द प्रेजेंट, यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट द फ्यूचर। लोग कहते हैं कि चाणक्य ने 5000 साल बाद की पीढ़ी के लिए भी सोचा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए 2400 साल पहले जो किया था, आज भी हम कैसे यूज कर रहे हैं। तो चाणक्य ने क्या किया, अपना जो मेन कार्य था कि एक भारत का निर्माण करना, उन्होंने तो कर दिया। लेकिन जब चंद्रगुप्ता सिंहासन पर बैठ गए तो वो खुद क्या कर रहे थे, वो खुद जाके अपने गुरुकुल में जाके शोध कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। जैसे आपने कहा ऑल टीचर्स हैव टू बी लर्नर्स, वो पढ़ाई कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि आगे की पीढ़ी को क्या चाहिए, तो नई पीढ़ियों को शिक्षा भी दे रहे थे। और ऐसा कहते हैं कि चंद्रगुप्ता मौर्य के बाद उन्होंने अशोक का भी निर्माण किया, वॉज अ ग्रैंडसन। सो जैसे चंद्रगुप्ता का बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था अशोक। सो ही वॉज थिंकिंग कि आगे की पीढ़ी को क्या और कैसे सिखाना है। एक उदाहरण के लिए बताऊं कि चंद्रगुप्त के समय में काफी युद्ध की जरूरत थी, बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ मिलिट्री वॉरफेयर। लेकिन अशोक के समय तक उतनी मिलिट्री की जरूरत नहीं थी, युद्ध की जरूरत नहीं, वहां पे ज्यादा नीति की जरूरत थी, स्ट्रैटेजी की। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्ता बिकेम द किंग ऑफ इंडिया और एम्परर ऑफ इंडिया, व्हाइल अशोका बिकेम ए ग्लोबल एम्परर। उनकी जो राजधानी कहते हैं कि जापान तक गया था, चीन जापान तक, अशोक यहाँ और चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त ने जो काम किया, अशोक ने उसको आगे बढ़ाया। तो ऐसा कहते हैं कि उसकी ट्रेनिंग बहुत अलग थी। तो उन्होंने सीखा कि देखो आगे जाके तुम्हें युद्ध नीति में या रणनीति में अव्वल नहीं होना है, तुम्हें स्ट्रैटेजी में अव्वल होना है। तो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या, उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि आगे जाके तुम्हें विश्व विजेता बनना है। संस्कृत में इसे कहते हैं विजिगिषु, जो दुनिया में नंबर 1 होना चाहते हैं, केवल भारत में नंबर 1 नहीं। तो तुम्हें अलग अलग भाषाएं सीखनी है। तो भाषाएं, तो उनको उन्होंने कहते हैं कि 24 अलग अलग भाषाएं सिखाई। अशोका न्यू 24 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। अभी इसका मूल सिद्धांत क्या है कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। देखिए आज मैं समझो बॉम्बे में हूँ, ओके, और बम्बई या हिंदी बात कर रहा हूँ। लेट्स से इफ आई गो टू अ प्लेस लाइक केरला, ओके, अगर मैं वहाँ पे एक मलयालम में बात करूँ, सो विल दैट एक्सेप्टेंस बी मोर। सो जैसे लोकल लैंग्वेज में अगर आप बात करो तो यू आर मोर एक्सेप्टेड एज ए लीडर।
तो उन्होंने ये देखा कि अगर आप अलग अलग भाषाएं जानोगे तो केवल आप राज्य पे विजेता नहीं बनोगे, आप दिलों पे भी राज करोगे। सो इन लोगों ने अभी यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि तलवार कैसे चलाना है, सामदान दंडभेद कैसे यूज करना है रणनीति में। नाउ इज टेलिंग अशोका नाउ यू हैव टू लर्न लैंग्वेजेस। ऐसा कहते हैं कि चाणक्य खुद आफ्टर प्लेसिंग चंद्रगुप्ता मौर्य अलग अलग शोध कर रहे थे। जैसे बहुत कम लोगों को पता है कि वन ऑफ हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स वाज एक्चुअली केमिस्ट्री एंड मेटलर्जी। ओके, सो लोग चाणक्य के बारे में कहते हैं कि ही इज वेरी ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट, स्टेट्समैन, राजनीति के बहुत बड़े शिक्षक थे। पर आपको पता है धातु विद्या, यू नो, ही वाज द पर्सन हु एक्चुअली स्टार्टेड द कॉइनेज सिस्टम। तो उन्होंने क्या किया, जाके एक ऐसा चीज का निर्माण किया जो उस समय में नहीं था। सो फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आज हम जिसे रुपया बोलते हैं या पैसा बोलते हैं, उस जमाने में द यूनिट ऑफ मेजरमेंट वाज पणास। तो चाणक्य वाज द फर्स्ट पर्सन हु कोडिफाइड कि हाउ मेटल्स कैन बी यूज्ड एज एक्सचेंज मोड्स। इसको आप थोड़ा ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हो? एक उदाहरण के लिए देखिए, आपने बार्टर सिस्टम के बारे में सुना होगा, पर आप समझा सकते हो लिसनर्स? बिल्कुल, क्यों नहीं, बता सकते हैं हम लोग। जैसे कि अब गांव में देखोगे कि समझो मैं गेहूं या फिर वीट का प्रोडक्शन करता हूं और आप समझो कॉटन का प्रोडक्शन करते हो। आप तो आप बनाते हैं कॉटन और मैं बनाता हूं गेहूं, तो हम दोनों खेती में काम करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि देखो आप 1 किलो का जो गेहूं है वो ले लीजिए और मुझे एक्सचेंज में 1 किलो का कॉटन दे दीजिए। अब आप सच बोलो तो दिस मे नॉट बी द राइट वैल्यूएशन। अभी आप बोलो कि दोनों 1-1 किलो है, शायद मेहनत जो जाता है वो अलग हो सकता है। अभी मैं अगर 1 किलो का आपको गेहूं दूं और आप सोचिए कि आप सोना बनाते हो, कि आप 1 किलो का सोना मुझे दो, वेट में तो एक ही है लेकिन वैल्यूएशन इज वेरी डिफरेंट। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि क्या ऐसा चीज करें कि दोनों के लिए वो वैल्यूएशन सेम हो। तो उन्होंने सोचा कि बेसिकली यू कैन नॉट जस्ट हैव वेट एज अ मेजरमेंट, यू शुड हैव वैल्यूएशन एज अ मेजरमेंट। तो इनके आने से पहले सिर्फ बार्टर सिस्टम हुआ करता था? बार्टर सिस्टम ही था दुनिया भर में। तो धीरे धीरे उस जमाने से उन्होंने कॉइनेज सिस्टम चालू किया। हाँ, थोड़े थोड़े लोग थे जो, बट इट वाज नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड। तो आप विश्वास नहीं करोगे, यू नो, ऐसा कहते हैं कि जब भारत में बहुत सारे विदेशी आए व्यापार करने के लिए, तो यहाँ से जैसे वी हैड लॉट ऑफ स्पाइसेस, जैसे ब्लैक पेपर है, काली मिरी कहते हैं जिसे। ऐसा कहते हैं कि यूरोप में बहुत सारे लोग आके यहाँ से लेके गए, ओके। और यूरोप उस जमाने में था, ग्रीक्स उस जमाने में थे, दे हैड कम टू इंडिया। तब उस जमाने में सैलरीज वर गिवन इन स्पाइसेस। मतलब पैसों के बदले आप ये दालचीनी ले लो, काली मिरी ले लो। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। आपको अगर आप देखोगे कि दो पीढ़ी के पहले, ओके, अगर आप देखोगे तो लोग एक्चुअली खाना खाने के लिए काम करते थे। इट्स कॉल्ड, यू नो, फूड अगेंस्ट वर्क। कितना दुखद सिस्टम है ना कि दिन भर काम करो, आपको मिलता क्या है? वेतन नहीं मिलता, 2 वक्त की रोटी मिलती है। तो आप सोचिए, योर वैल्यू ऑफ वर्क कुड बी 500 रुपीज अ डे, बट यू आर गेटिंग ए मील ऑफ 100 रुपीज अ डे। बट वो बेचारा भूखा, उसको तो समझ में नहीं आता। सो बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि द वैल्यूएशन मे नॉट बी राइट। सो व्हाट यू डू इज यू एग्री ऑन ए कॉमन वैल्यू। वो वैल्यू कौन डिसाइड करता है? क्योंकि मैं तो कहूंगा मेरा कॉटन का 100 रुपया होना चाहिए, आप कहे तो मेरा गेहूं का 200 रुपया होना चाहिए। हु डिसाइड्स? तो उसका एक वैल्यूएशन का गेम होता है, जो आजकल के ज़माने में भी हम स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन कहते हैं। या फिर आप देखिए, 1 रुपी इज इक्वल टू ऑलमोस्ट $75-80। हु डिसाइड्स? उल्टा $1 इक्वल टू 75। हाँ बिल्कुल, सॉरी, अदर साइड ऑफ इट। आई विश दैट इज अदर वे। भारतीय होना होपफुली एक दिन होगा। जब भी 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी, तभी 1 रुपी वॉज इक्वल टू $1। आज आप देखिए, जैसे आपने सही कहा है कि टुडे 80 रुपी, ऑलमोस्ट 75-80 रुपीज टू $1। हमें लगता है, यू नो, व्हाई इज द वैल्यूएशन गेम? बट जैसे आपने कहा, या मैंने गलती से कहा कि अगर ऐसा हो जाए कि $1 इज टू 80 रुपीज और सॉरी 80 रुपीज, सो यू सी द गेम कैन चेंज नाउ। सो ये वैल्यूएशन का गेम होता है, ये चाणक्य ने समझा। और ये वैल्यूएशन गेम में लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज आर इन्वॉल्व। तो चाणक्य ने क्या किया, उस पर रिसर्च किया। सी प्लीज अंडरस्टैंड दिस, लॉट ऑफ कंट्रीज हु हैव इकोनॉमिक कंट्रोल एक्चुअली हैव वैल्यूएशन कंट्रोल। उदाहरण के लिए सिंगापुर। अब अगर सिंगापुर के बारे में सोचो, इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, लेकिन वहां पे इतना धन कैसा है? बिकॉज उनकी जो करेंसी है उसका वैल्यूएशन बहुत हाई है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। सो इट स्टार्टेड विद द कॉइनेज सिस्टम। उसके बाद कॉइन से जाके नोट्स बने, फिर चेक बना,
फिर डिजिटल इकोनॉमी, आजकल तो हम कॉइन्स के बारे में देखते भी नहीं, हार्डली देयर इज 1 or 2 कॉइन्स। आजकल तो पेटीएम बोलो या फिर डिजिटल इकोनॉमी, इवन रास्ते के सब्जी वाले भी आज लेते हैं। सो यू विल सी दिस इज ट्रांजैक्शंस, द मोड ऑफ ट्रांजैक्शन कैन चेंज। क्योंकि अगर हम नोट बोले, कॉइन्स बोलो, कॉइन के भी अलग अलग टाइप थे, मुद्राएं जिसे कहते हैं। तो दे वर लाइक मेटल्स, जैसे एल्यूमिनियम में यूज करते हैं, ब्रास था, सिल्वर, गोल्ड। तो ऐसा क्या होता है ना, 100 गोल्ड कॉइन्स, बट अगर मुझे एक्सचेंज करना है तो देयर इज अ डेंजर कि कोई लूट भी सकता है। दूसरा क्या है कि इट्स हेवी टू कैरी। तो लेटर ऑन यूरोप ने क्या किया कि व्हाई एक्सचेंज इन कॉइन्स, लेट्स हैव नोट्स। तो पतले हैं तो वेट में कम है। फिर बाद में व्हाई इवन नोट्स, लेट्स हैव चेक्स। बैंकिंग सिस्टम आने का चेक्स बन गए। अभी तो बोलो उसकी भी जरूरत नहीं। टुडे एक्चुअली ऑल बैंक्स आर IT कंपनीज। और हम बैठे बैठे अभी बैंक की जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बैंक में जाओगे तो वो बोलते दे यार भैया आप ऑनलाइन कर लीजिए। बट द होल गेम स्टार्टेड विद चाणक्य's जनरेशन। उन्होंने इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया। ये कब किया, जैसे आपने कहा, वो लर्नर थे, वो देखते थे कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, और उन्होंने करप्शन भी देखा इसमें। देखिए ये जो फाइनेंशियल गेम है ना, इट्स अ बिग गेम, एंड जितना बड़ा गेम होता है उसमें करप्शन उतनी ही होती है। जब स्टॉक मार्केट के स्कैम्स सुनते हो, इनसाइडर की ट्रेडिंग सुनते हो, ये सब उन्होंने अपने जमाने में देख चुके थे। हाँ, उस जमाने में स्टॉक मार्केट नहीं थे, बैंकिंग सिस्टम नहीं थे, लेकिन उस जमाने में भी करप्शन था। जैसे कि गवर्नमेंट का अगर कोई ऑफिसर हो, उसके पास अगर बहुत पावर है, ही कैन मिस यूज द पावर ऑल्सो। तो चाणक्य का कंट्रीब्यूशन क्या था कि देखो कि इकोनॉमिक फील्ड में हम कैसे भारत को वो कंट्रोल में ले है जिसमें उसको विश्व गुरु बने, या जो नेता को जो स्पेस है। सो आई थिंक ही वाज अ ग्रेट थिंकर, रिसर्चर एंड अ प्रैक्टिकल अप्लायर ऑफ हिज थियरीज। ये चाणक्य ने कंटिन्यूसली किया अपने पूरे जीवन भर। सो ही वाज अ रेगुलर लर्नर। सर एक बार मेरे को याद है, मैं आपसे एक बात कर रहा था चाणक्य के बारे में, और आपने कहा कि उन्होंने ऑकल्ट साइंसेस के बारे में भी पढ़ाई की थी, यानी कि काला जादू, ऐसे सब साइंसेस के बारे में भी पढ़ाई की थी। तो आप इस चीज का एक उदाहरण दे सकते हैं? बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। अभी इसके बारे में अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो हमारी जो वेदों में है काफ़ी अवेलेबल है। सो कैसे हैं कि बेसिकली जो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, ये जो अथर्व वेद में, इसके बारे में काफ़ी कुछ मेंशन किया हुआ है ऑकल्ट के बारे में। ऑकल्ट के बारे में। सो अब अगर आपको बताते कि अगर आप भारतीय परंपरा में जाए तो देयर आर लॉट ऑफ रिचुअल्स, जिसको हम याग, यज्ञ बोलते हैं। तो होते क्या है कि उस ज़माने में हम लोग देखते हैं कि काफ़ी देवता होते हैं जिसको हम प्रसन्न करते हैं। जैसे काली माता का पूजा करना, या फिर जो कोई, तो आप क्या करते हो कि यज्ञ कुंड में अलग अलग उस पर आहुति देते हो, एंड देन यू गेट योर विश फुलफिल्ड। एक उदाहरण के लिए आपको और कहें कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ, जो रामायण में काफ़ी फेमस है। जैसे दशरथ महाराज थे, ओके ना, उनको बच्चा नहीं था, 3 पत्नियां थी, वो तो क्या करते थे कि चलो उनके गुरु को बुलाते थे, बोले चलो हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे। सो मंत्र जाप करते थे, उसमें आहुति डालते थे, और बाद में वो भगवान प्रकट होते थे और ये लो, ये खीर ले लो और अपने बीवी को दे दो, बांट लेना, एंड देन आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इसे कहते हैं कि जो फल चाहिए, द रिजल्ट्स दैट यू वांट, यू कैन डू द रिचुअल्स अकॉर्डिंगली। वे चाणक्य के जो फील्ड था, उन्होंने देखा कि उन्होंने स्टडी किया, बाय द वे ही वाज आल्सो स्कॉलर ऑफ अथर्ववेदा। उनको बहुत सारे ब्लैक मैजिक ये वो सब आते थे, लेकिन उन्होंने कभी पर्सनल यूज के लिए नहीं यूज किया, उन्होंने यूज किया राजनीति के लिए। जैसे आपको पता है कि युद्ध में अगर जाएं, ओके, सो टू विन ओवर द एनिमी, तो पहले के ज़माने में आप देखोगे, आज भी हम लोग राजपूत वगैरह उनका जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो पूरा यज्ञ वगैरह करके फिर वो उनको एक शक्ति मिलती थी, एक बल मिलता था। तो चाणक्य हैड क्रिएटेड लॉट ऑफ रिचुअल्स, जिसमें बहुत सारे हम लोग को आहुति देनी पड़ती थी, हैड डिफाइंड द होल साइंस। और उसके बाद जब हम जाएंगे युद्ध करने के लिए या फिर राजनीति में जाए, तो यू हैव लॉट ऑफ पावर। आज के ज़माने में भी आप विश्वास नहीं करोगे, लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस डू दैट। क्योंकि जब 2 पॉलिटिशियंस अगर इलेक्शंस में जा रहे हैं, और अभी आजकल बहुत इलेक्शंस का माहौल भी है, आप विश्वास नहीं करोगे, दे यूज दिस, बट देयर द यूज इज फॉर वेरी सेल्फिश पर्सन। मुझे जीतना है, जादू टोना करके उसका दिमाग खराब करना है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ब्लैक मैजिक हो या जो भी हम रिचुअल्स हैं, दिस कैन बी यूज्ड और मिसयूज्ड। चाणक्य ने कभी उसे मिसयूज नहीं किया, अपने लिए कभी यूज नहीं किया। उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए, भले दुश्मन को पराजित करना, अगर मेरा देश का दुश्मन है तो मैं उसे पराजित करूंगा ही। तो अर्थशास्त्र में काफ़ी कुछ है। और एक अगर आपको उदाहरण दें, सो देयर इज अपार्ट फ्रॉम ब्लैक मैजिक ऑल्सो वाइट मैजिक। ये कौन सा होता है? तो काला जादू तो है ही, तो जिसमें हम लोग बहुत डरते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, आप तो बहुत भयानक लगता है, पता नहीं है क्या कर रहे हैं। सो ब्लैक मैजिक इज वेरी डरावना, बट यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वाइट मैजिक ऑल्सो, जो अच्छा लगता है। जैसे सिंपल सा उदाहरण दे रहे, अगर हम पूजा विधि को हम देखते हैं, तो घर पे भी एक 17 की पूजा होती है।
वो भी एक पूजा है, लेकिन वहाँ पे इट इज़ नॉट वेरी नेगेटिव, देयर इज वेरी पॉजिटिव वाइब अबाउट इट। जैसे अगर बहुत सारे कल्चर्स में देखें तो ह्यूमन सैक्रिफाइस देखो, वो दैट इज़ वेरी उसके भी रिजल्ट मिलते हैं। भूत प्रेतों की बात करते हैं रात को, अमावस्या के दिन, वो ये सब। सो इट्स अ वेरी नेगेटिव वाइब। ओके, उसमें शक्तियां प्राप्त होती है, बट इट्स नॉट वेरी सात्विक, इट्स वेरी वेरी राजसिक एंड तामसिक। तो उसमें से जो खाते हैं पीते हैं, जो आहुति देते हैं, द काइंड ऑफ ए डार्कनेस अराउंड इट, यू गेट दैट काइंड ऑफ ए रिजल्ट। तो वो कैसे हैं कि जो राक्षसी लोग होते हैं, जो वृत्ति वाले होते हैं, असुर वृत्ति वाले, दे गेट इनटू ऑल दैट। जैसे कि आप देखोगे रावण ने तो अपने 10 सर मुंडवा के वो आहुति दी थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। जब शिव जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मैं पावरफुल राजा बनूंगा, एंड ही बिकेम वेरी ईगोइस्टिक। लेकिन अगर वही यज्ञ अच्छी तरह व्हाइट मैजिक से करा देखें तो उसका भी परिणाम अच्छा होगा। तो हम घर पे जब ऐसा लगता है कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सो व्हाट वी डू इज दैट हम हमारे पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध इज ऑल्सो काइंड ऑफ ए रिचुअल। वहां पे भी वो जो आत्मा है जो रह जाती है, सो वी से वो मेरे जो भी पिताजी या जो ग्रैंड पेरेंट्स, जो पूर्वज है जिसको हम पितृ कहते हैं, तो उनको भी हम आहुति देते हैं, उनको बलि देते हैं, कुछ खिलाते हैं, बट दैट इज नॉट नेगेटिव। वो से कि ओ आत्मा जो हमारे साथ थी, अब आप आगे के मार्ग में चले जाए, यू बी प्रोग्रेसिव। सो यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ब्लैक मैजिक इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव, बट इट्स वेरी डेंजरस ऑल्सो। आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी से मिल जाते हैं, बट द डेंजर अबाउट इट इज दैट इट कैन गेट इन द पावर गेम। क्यों मेरे लिए सर पर चढ़ सकता है, बिल्कुल चढ़ता ही है ना। आप देखोगे कि द काइंड ऑफ नेगेटिविटी इट अफेक्ट्स योर माइंड आल्सो। मैं एक्चुअली काफी सारे किताबें पढ़ रहा हूँ ब्लैक मैजिक के बारे में, खुद के लिए नहीं, बस ऐसे ही मस्ती के लिए। ऑकल्ट का इंटरेस्ट है, वो बहुत सारे कल्चर्स में पाया जाता है। अफ्रीकन कल्चर में पाया जाता है, साउथ अमेरिकन शामनिज्म में पाया जाता है, नेटिव अमेरिकन जो उनका रेड इंडियंस का कल्चर है वहां पाया जाता है। तो डेफिनेटली आई फील कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज होती है, और क्योंकि मैं मीडिया इंडस्ट्री में हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में, लोग कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में भी होता है ये। 100% होता है, बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं, 100% होता है। आप किसी को जानते हो ऐसे मॉडर्न डे में जो ब्लैक मैजिक का फायदा उठा रहा हो? जानता तो नहीं हूँ डायरेक्टली, बट सुना जरूर है। देखो, जितना बड़े हो जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं में अपने इनसिक्योरिटी आ जाती है कि और कोई मेरे से आगे निकल जाएगा, ये हो। तो जितना बड़े होते हो, कहते हैं कि आप स्पिरिचुअल पाथ में जाओ ना, तो आपकी इनसिक्योरिटीज खत्म होती है। लेकिन इफ यू गेट इन द पावर गेम, तो देखो आप जब ऑर्डिनरी आदमी होते हो, सामान्य व्यक्ति होते हो, तो आपकी छोटे एस्पिरेशंस होते हैं। जब बड़े हो जाते हो तो आप बड़े एस्पिरेशंस हो जाते हो, आपको पावर की एक झलक मिल जाती है। और तब अगर आपको अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिले, यू गेट इनटू द रॉन्ग मेंटर जो आपको बोले ये भी कर लो। आपको पता है, अभी आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। ऐसा कहते हैं कि हेनरी फोर्ड, उन्होंने एक बहुत अच्छा कहा था कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए साइंस फॉर द मिलेनियर्स, सॉरी मिलेनियर्स, नॉट द मिलेनियल्स। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट मेंट फॉर द मिलेनियर्स, इट इज मेंट फॉर दोज हु वांट टू बी बिलियनियर्स। तो अगर, क्योंकि क्या होता है कि मेरे को अगर वो सही समय में सही मूव करे, चल गेट द बिग डील। जैसे आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट में भी वो कौन सा है कर रहा, एक लक फैक्टर होता है। तो चाणक्य ने वो फैक्टर भी यूज किया, मतलब वो एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ते थे। वो तो एक्चुअली ही वाज ए ज्योतिष, इनफैक्ट उसका मेंशन है अर्थशास्त्र में। मैं आपको अगर डायरेक्ट रेफरेंस भी दूं, बुक नंबर 1 ऑफ अर्थशास्त्र, जिसे कहते हैं विद्या समुद्देश, वो कहते हैं कि राजा को भी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। ही मे नॉट बी ए ज्योतिषी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। जैसे हम सब ने स्कूल में मैथमेटिक्स सीखा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब जाके मैथमेटिशियन बने। सो यू वुड बी सरप्राइज, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस which actually tells you some of the angles which we miss out. वो कहते हैं ना कि ये इसका जो काल है या समय है वो अब आएगा। So he was using it in warfare and saying that देखो दुश्मन आ रहा है but रुको, the season is not right, the conditions are not right. जैसे मॉडर्न डे में बात करें, जब हम लोग फील्ड मार्शल मानेक शॉ के बारे में बात करते हैं, उसे इंदिरा गांधी वो जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो बांग्लादेश वाला प्रॉब्लम उसको समाप्त कर दे, नहीं रुको, थोड़ा 3-4-6 महीने रुको, when the season changes we'll go and solve the problem. तो उसी तरह आप अगर कोई भी विद्या के बारे में बात हो, ब्लैक मैजिक बोलो, व्हाइट मैजिक बोलो, एस्ट्रोलॉजी बोलो, दे हैव वेरी डिवाइन सेंस। इसे अगर हम लोग कहते हैं, अगर हिंदी या संस्कृत का शब्द में यूज करें, इसको कहते हैं गुह विद्या।
गुह्य विद्या, दे सीक्रेट नॉलेजेस। सी पीपल को अगर बोले कि यहाँ पे एक सीक्रेट है तो बच्चे भी मैजिक करके आते हैं, लेकिन इफ यू डोंट हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग यू विल मिस यूज इट। और बहुत लोगों को अंडरस्टैंडिंग मतलब लिए बिना, मतलब बिना सीखे इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि यार ये क्या बात कर रहे हैं ये लोग, पर उन चीज़ों के बारे में उन्होंने पढ़ा भी नहीं है अभी तक। पढ़ा भी नहीं है और शायद उनको अच्छे गुरु भी नहीं मिलते हैं। देखो किताब पढ़ना जैसे आप ऑलरेडी कर रहे हो, इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट, बट यू कैन नॉट डिस्कस विद द किताब ना। सो देयर इज अ सेइंग दैट्स ऑल गुड टू रीड बुक्स, बट यू नीड टू हैव अ गुरु विद हुम यू कैन डिस्कस द नॉलेज आल्सो। इसलिए बहुत जरूरी है कि कोई भी विद्या हो, जैसे योगा है या फिर स्विमिंग है फॉर दैट मैटर, अगर आप तैरना जानते हो, कितना भी किताब पढ़ लो, आपको तैरने वाले पानी में तो उतरना पड़ेगा। दैट टाइम यू रिक्वायर्स अ रियल गाइड। इसलिए कहते हैं कोई भी विद्या हो उसके लिए आपको उसकी गुरु भी लगते हैं, वरना आपका ट्रैक अगर गलत हो जाए यू कैन मिस यूज इट ऑल्सो। सो यू आर राइट कि ये जो सारे विद्या आज भी यूज होते हैं, हर इंडस्ट्री में यूज होते हैं, और जितना पावरफुल हो उतना ज्यादा मिस यूज भी हो सकते हैं। इस वीडियो की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जो है जो एक स्टेट को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है। लेकिन जो है ना, हम आज के टाइम में देखते हैं तो एक पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। वेल मैं कहूँगी, मैं आज ये वीडियो देख रही थी, जब स्टार्ट हुई है तब तो मतलब चीज़ें बड़ी नॉर्मल मुझे लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हैं चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती गई कि मतलब मैं ये बात सोची थी कि वाकई रियल में ऐसा होता है कि लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। और मैं अब ये सोच रही हूँ कि मतलब लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। आई मीन लोग किस किस तरीके से चीज़ों को मिसयूज करते हैं, या मतलब एक चीज़ मुझे पता है कि लोग सेल्फिश होते हैं, बट किस हद तक जा सकते हैं ना, वो जब मैं देखती हूँ और सुनती हूँ तो ऑनेस्टली मुझे ना कभी कभी यकीन नहीं आ रहा होता कि ये सब ऐसा होता है रियल यार। अगर देखें, जैसे हम मैजिक की बात करें ना, मैजिक दो टाइप के होते हैं, या तो काला जादू होता है या वाइट। हाँ, वाइट में जो है ना, हम उसे रूहानी भी कहते हैं, हम उसे नूरानी भी कहते हैं। तो हाँ, ये होता है कि जो ब्लैक मैजिक होता है वो मतलब कि असुर से आप उसकी मतलब आप कह लेंगे उनसे आप शक्तियां प्राप्त करते हो, लेकिन जो स्पिरिचुअल या नूरानी या रूहानी होता है उसमें हम लोग डायरेक्ट गॉड से मदद मांग रहे होते हैं। तो बेसिकली जो मुझे डिफरेंस पता है वो यही है कि ऐसा किया जाता है, और जो नेगेटिव लोग हैं वो वाला रास्ता चूज कर लेते हैं। पॉजिटिव लोग, मैं तो रूहानी कहूंगी, पॉजिटिव तो अच्छी चीज है ना। पता क्या है, मैजिक भी जो है ना वो डिपेंड करता है करने वाले पे। समटाइम्स क्या होता है कि ब्लैक मैजिक जो है, अगर बंदे के पास नॉलेज उसका अच्छा है, वो बहुत पावरफुल कर सकता है। लेकिन अगर बाहर यानी कि अगर सुना जाए ना, वो बात की जाए ताकतवर के लिहाज से, तो जो है ना वाइट, वो ज्यादा पावरफुल है। मैं वैसे क्या नाम लेते मुझे पता नहीं है, लेकिन जो है ना एक मेरा दोस्त है, वो बेसिकली उसे काफी ज्यादा नॉलेज है। वो कहता है कि अगर आप किसी पे ब्लैक मैजिक करते हैं ना, तो आप उस बंदे को जो है ना हरा सकते हैं, आप उस बंदे को जो है ना वो लिटा सकते हैं, लेकिन आप उस बंदे को मार नहीं सकते ब्लैक मैजिक से। अच्छा। लेकिन कहते हैं नूरानी जो है वो इतना पावरफुल होता है ना कि अगर आप किसी बंदे को मारना भी चाहे ना तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन तुम ये भी तो देखो ना कि कोई जो एक अच्छी चीज है वो किसी को मारने के लिए क्यों इस्तेमाल करेगा। हाँ, लेकिन ये ना मैं पावर की बात कर रहा हूँ, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल गलत के लिए नहीं करते। नूरानी का ना एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यही है यहाँ पर कि ऑब्वियसली अगर ब्लैक मैजिक ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो फिर तो हम ये सोचेंगे कि जो बुराई है वो ही हमेशा जीतती है, अच्छाई नहीं जीतती। लेकिन ये कि मुझे ये बड़ी खौफनाक बातें लगती हैं सीरियसली। मुझे नहीं पता कि मैं इन चीजों पर यकीन रखती हूँ या नहीं रखती। हाँ, मौजा मुझे पता है कि बहुत ज्यादा यकीन रखता है इन चीजों पर, और अक्सर मैं इसको बोल भी दिया करती हूँ, तुम तो सुपरस्टिशियस हो, तुम तो ऐसे हो वैसे। बट ये चीजें एग्जिस्ट करती है, मैं भी मानती हूँ। एक चीज पर मेरा बहुत बिलीव अब आकर होना शुरू हो गया है, जो पहले उस पर भी नहीं हुआ करता था, और वो नजर मुझे लगा करती थी पहले कि नहीं होती, कुछ नहीं ऐसा होता, लोग बोलते, लेकिन नजर वाकई में लगती है। हमें तो बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए हमें उस चीज का पता है। और एक मतलब ऐसा टाइम पीरियड भी गुजरा है हमारी फैमिली में जिसमें कि ये चीज वाकई में हुई है, और उसके बाद शायद मैं ये चीजें मानना शुरू हुई हूँ कि हाँ, नजर जो है वो आपको किसी की भी लग सकती है।
तो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं यार जो है ना जितनी भी हम चीजें बात करें जिसे हम आज के वक्त में सुपरस्टिशियस कहते हैं, वो अगर आप उसका इतिहास उठाकर देखें ना, वो हकीकत है अभी। क्योंकि हम मैजिक की बात करें, क्योंकि अगर बात करें ना, जैसे वीडियो में जो है डिस्कस किया गया कि पुराने वक्तों में इसका इस तरह इस्तेमाल होता था, इस तरह इस्तेमाल होता था। आज के अगर हम ज़माने की बात करें, क्योंकि अगर अब के क्योंकि ज़माना पढ़ लिख बहुत गया, तो वो इन चीज़ों को जो है ना एक इस तरह लेता है कि यार दकियानुसी ख्याल का बंदा है, अब कहाँ ये चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जिन लोगों के साथ होती हैं ना, आप कभी उनसे पूछ कर देखें, उनके साथ इस तरह के इंसिडेंट होते हैं ना कि हम जैसे लोगों के लिए वो बिलीव करना जो है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। अब अगर आज के वक्त की बात करें, तो आज जो है ना एक जादू करने का जो सिनेरियो वो टोटली बदल चुका है। यानी कि घरों में हो रहे हैं, एक घर का एक बंदा दूसरे फर्द पे कर रहा है, सास बहू पे कर रही है। आजकल इस तरह का अगर आप देखें ना, हमारे माशरे में ये चीज बहुत ज्यादा है। और अगर ब्लैक मैजिक की बात करें, आज से नहीं कई हजारों सालों से ये चीज चलती आ रही है। वो तो मुझे पता है कि लाइक ये चीज चलती आ रही है, बट अभी जैसे मौजम ने बोला कि हम लोग क्यों समझते हैं कि नहीं ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अभी देखो, जैसे बीच में चाणक्य जी की बात की, ठीक है ना, उन्होंने इस पे भी रिसर्च की, इसका भी नॉलेज लिया, फिर उसके बाद जिस तरह से बताया कि वो भी इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन ये कि देखो, उनका जो पर्पस था वो ये नहीं था कि वो सेल्फिश होकर नहीं इस्तेमाल करते थे, वो अपनी कंट्री के लिए इस्तेमाल किया करते थे। बट फिर भी सीरियसली मुझे इतनी अजीब बात ही लग रही है, और मुझे वो हो रहा है कि मतलब वो कौन सी शक्तियां होती होंगी जो कि जैसे कि उन्होंने बोला कि जब वॉर के लिए जाया करते थे, तो उससे पहले एक पूरा जो भी एक पूजा वगैरह की जाती थी, या जिस तरीके से भी होता था, फिर आपको एक स्ट्रेंथ फील होती थी आपको। तो ये पता नहीं, आपको शायद लग रहा होगा कि मैं वाकई में थोड़ी सी हैरान हो रही हूँ, क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर पा रही कि ऐसा रियल लाइफ में होता होगा। बट खैर, इंसान बहुत ज्यादा मैं कहूँगी सेल्फिश है, और वो अपनी चीजों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक पाल सकता है। लेकिन एक लीडर, मुझे लगता है कि एक लीडर को फोरसाइटेड जरूर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि आने वाला टाइम किस तरीके का हो सकता है। जैसे कि इसमें बोला कि चाणक्य जी ने आने वाले 5000 सालों तक के लोगों के लिए सोच के रखा हुआ था। तो वो प्लानिंग देखो, और जिस तरीके से वो रिफॉर्म्स लेकर आए, जो उन्होंने चीजें देखी। बार्टर सिस्टम की मैं यहाँ पर बात करूं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बार्टर सिस्टम हुआ करता था, कब से हुआ करता था, कैसे चेंज आया, ये हम लोगों को नहीं पता था। आज हम लोगों ने एक डिफरेंस देखा। और जब हम लोग तक्षशिला के म्यूजियम में भी गए थे, रिमेंबर, वहां पर भी हमने बहुत पुराने डिफरेंट कॉइन्स देखे थे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग वीडियोस देखते जा रहे हैं, मैं दोबारा से अगर तक्षशिला विजिट करूंगा, तो मुझे लगता है मैं और डीपली चीजों का एनालिसिस कर सकती हूँ। बिल्कुल, ये हकीकत है। और जैसे बीच में बार्टर सिस्टम की बात की गई ना, कि वाकई वो चीज़ों की वैल्यूएशन और जो है उसका मेहनत जो उस पर लगता था, वो उस तरह वो एक जो है ना जस्टिफाई नहीं था करता चीज़ों को। लेकिन नो डाउट जब करेंसी आना शुरू हुई, सबसे पहले तो शर्फियों की सूरत में, कॉइन्स की सूरत में आना शुरू हुई, तो अगर देखा जाए तो वो एक बहुत एडवांस चीज़ थी उस जमाने के लिहाज से। अब तो ये क्या नाम रहते हैं, बहुत मशीनी हर चीज़ हो चुकी है, हर चीज़ मशीन में प्रिंट होती है, या क्या नाम देते हैं, पंच होकर आ जाती है। लेकिन उस जमाने में सही मेहनत थी, क्योंकि उस टाइम जो है नो डाउट चीज़ों के एडवांस कर लिए, कॉइन्स बना ली। लेकिन आज उसके ज़माने में फ़र्क मुझे जो एक अच्छा खासा लगता है, चीज़ों को कंट्रोल करना है। जैसे आज के वक्त में जो है नकली चीज़ें जब बनती हैं तो फौरन पता चल जाता है। उस जमाने में करप्शन को कंट्रोल करना, ऐसी जो फेक करेंसी बनती थी उसे कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता होगा तब की स्टेट के लिए। मे बी वो तब उस टाइम पर जो एक डिफरेंट सर्कमस्टांसेस और डिफरेंट एक तरीका होता है करप्शन करने का, खैर वो मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन ये कि मुझे चाणक्य जी की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि जो कि इसमें बताई गई कि ऑब्जर्व करना, कि वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते थे, वो हमेशा लर्न करते थे चीजें। आप अपनी लाइफ में जब तक चीजें लर्न करते हैं ना, मुझे लगता है कि आप हमेशा ग्रो करते रहेंगे। जब आप ये समझेंगे कि हमें बहुत कुछ आ गया, हम बहुत कुछ जानना शुरू हो गए हैं, बस हमसे ज्यादा किसी को समझदारी ज्यादा आती नहीं है, मुझे लगता है आप फुल स्टॉप लगा लेते हैं अपनी उस ग्रोथ पे, जो कि बहुत ज्यादा हो सकती है। क्योंकि मुझे लगता है पूरी लाइफ एक प्रोसेस है जहां पर आप डिफरेंट चीजें सीखते हो, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और जैसे कि बुक रीडिंग की बात है, मैं उस चीज से भी इत्तेफाक करूंगी कि आपको
अपने एक गुरु की जरूरत होती है कि क्या मैं सही इसको समझ पा रहा हूं या नहीं पा रहा हूं, तो क्योंकि जब हम बात करते हैं और अपना नॉलेज शेयर करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग उसके अंदर आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जुड़ती हैं उन चीजों बिल्कुल से। सही बात है। मैं ये यहाँ पे कहना चाहूंगा, जब आप फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगाते हैं ना, तब आपके पास एक वो होती है कि यार आप इसे ज्यादा आगे लिख सकते हैं, आप इसे आगे ज्यादा पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज नखिल जी की मैं बात करूंगा, उन्होंने जो जो चीजें सीखी उनको प्रैक्टिकली अप्लाई भी अपनी जिंदगी में किया। चीजों यानी थ्योरी आप इकट्ठी करते जाए उसे रखते जाए, वो एक अलग सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। लेकिन आप उसे प्रैक्टिकल इस्तेमाल कर रहे हैं ना उस नॉलेज को गेन करने का, तो वही जो है आपको मजीद आगे लेकर जाता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ना आज की दुनिया में भी ये चीज नजर आती है कि थ्योरीज तो बहुत ज्यादा, प्रैक्टिस कोई नहीं करता। उनको हम लोग बहुत आसानी से मशवरे दे देते हैं, ये कर लो वो कर लो, लेकिन खुद कभी नहीं किया था। हम कभी खुद उसको फॉलो नहीं करते। एनीवे, ओवरऑल काफी मजे की वीडियो थी, काफी कुछ नया जानने को मिला। और कल अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे और मुझे लगता है कि मैं और बहुत सारी चीजों पर हैरान होंगी और मुझे बहुत मजा आता है ऐसी वीडियोस आपके साथ बैठकर देखने का। तो आप जरूर बताइएगा आपका क्या कहना है इस टॉपिक पर। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारे चैनल वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।